बाद में मंत्री हरीश राव ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। मंत्री हरीश राव ने कहा कि लाभार्थियों ने डॉग ग्रूमिंग व्यवस्था को चुना है क्योंकि यह अधिक लाभदायक है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि नवीन सोच के साथ आगे बढ़ना एक अच्छा विकास है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु विकास के लिए दलितों को अपने पैरों पर खड़ा करने की अद्भुत योजना है। आंदोलन के विधायक क्रांति किरण ने कहा कि कई लोगों को उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित दलित बंधु के हिस्से के रूप में विभिन्न प्रकार के वाहन दिए गए। लाभार्थियों को नवीन सोच के साथ 9 नए डॉग व्हीकल दिए गए हैं। विधायक क्रांति किरण ने कहा कि तेलंगाना सरकार दलितों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इस कार्यक्रम में कई स्थानीय नेताओं और लाभार्थियों ने भाग लिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गांधी भवन में सत्याग्रह शुरू किया। कांग्रेस पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को मंगलवार को एक बार फिर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के बाद यह सत्याग्रह शुरू किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि वे भाजपा की दमनकारी नीतियों के विरोध में दीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र जो कर रहा है वह सब लोग देख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि केंद्र सरकार को अपना रुख बदलना चाहिए। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष पुन्नाला, महेश कुमार गौड़, दामोदर रेड्डी, बोसराजू, भट्टी विक्रमार्क, वरिष्ठ नेता वीएच और अन्य नेताओं ने इस दीक्षा में भाग लिया। गोशामहल बीजेपी विधायक राजा सिंह ने केसीआर सरकार पर केंद्र द्वारा दिए गए फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। विधायक राजा सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पुराने आंकड़ों के बारे में पूछने के बाद तेलंगाना को बाढ़ सहायता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि केंद्र ने पहले बाढ़ पीड़ितों की सहायता के तहत तेलंगाना को 3,000 करोड़ रुपए दिए थे। गोशामहल बीजेपी विधायक राजा सिंह ने केसीआर सरकार पर केंद्र द्वारा दिए गए फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। विधायक राजा सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पुराने आंकड़ों के बारे में पूछने के बाद तेलंगाना को बाढ़ सहायता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि केंद्र ने पहले बाढ़ पीड़ितों की सहायता के तहत तेलंगाना को 3,000 करोड़ रुपए दिए थे। टीआरएस विधायक बालका सुमन बीजेपी विधायक ईटला राजेंद्र से नाराज है। उन्होंने ईटला की तुलना शिखंडी से की। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं है। बालका सुमन ने आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हुजूराबाद में चुनाव जीता, इस डर से कि इस बार हुजूराबाद में मुकाबला करने पर वह हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के साथ कांटों के सेज पर बैठे हैं। उन्होंने सवाल किया कि वास्तव में तमिलसाई गवर्नर है या बीजेपी की कार्यकर्ता। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव के नारायण ने केंद्र से तेलंगाना के राज्यपाल को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। इस बात पर आपत्ति थी कि केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जाएंगे और राजनीति के टिप्पणी करेंगे कि वह जल्दी चुनाव नहीं कराएंगे। नारायण ने सवाल किया कि क्या उनका राजनीति से कोई लेना देना है क्योंकि उनके पास राज्यपाल का उच्च पद है। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव के नारायण ने केंद्र से तेलंगाना के राज्यपाल को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। इस बात पर आपत्ति थी कि केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जाएंगे और राजनीति के टिप्पणी करेंगे कि वह जल्दी चुनाव नहीं कराएंगे। नारायण ने सवाल किया कि क्या उनका राजनीति से कोई लेना देना है क्योंकि उनके पास राज्यपाल का उच्च पद है। जीएचएमसी में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। कई अधिकारियों का कहना है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी को पूरी सेवाएं देने के लिए संबंधित विभागों में करीब 1 लाख सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। वर्तमान में आउटसोर्सिंग और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या केवल 31,000 है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 27,562 आउटसोर्सिंग स्टाफ है। जीएचएमसी में अन्य राज्यों के शहरों की तुलना में बहुत कम कर्मचारी है। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अन्य शहरों में वहां के अधिकारियां आबादी के अनुपात में पर्याप्त नियुक्तियों कर रहे हैं। वे हमसे 2 या 3 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं। एक छोटे से शहर पुणे में हैदराबाद से ज्यादा सफाई कर्मचारी है। शहर को साफ सुथरा रखने में सफाई कर्मियों की अहम भूमिका है। कम से कम बल्दिया के अधिकारी इनकी संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। कोई आउटसोर्सिंग सेवाएं नहीं ली जा रही हैं। तेलंगाना के गठन के बाद प्रसाद राव समिति और सर्वदलीय समितियों ने सुझाव दिया कि जीएचएमसी में 60% रिक्तियां हैं और इसे तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। अधिकारी कितने लापरवाह हैं, इस बात का पता इससे चलता है कि 13 साल से आउटसोर्सिंग के लिए एक भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखा है। महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग, नगर नियोजन और स्वच्छता विभागों में कई पद खाली है।
पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जिससे संबंधित विभागों में काम करने वालों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। जीएचएमसी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 18,352 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनका काम रोजाना सड़कों की सफाई करना और कॉलोनियों में कचरा हटाना है, लेकिन मौजूदा आबादी को ऐसी सेवाएं मुहैया कराना मुश्किल होता जा रहा है। केवल उन सड़कों पर सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है जहां से वीआईपी गुजरते हैं। हर 2-3 दिनों में कॉलोनियों की सफाई की जा रही है। जानकारों का कहना है कि शहर की सभी सड़कों की रोजाना सफाई के लिए करीब 50,000 सफाई कर्मियों की जरूरत है। स्वच्छता के बाद कीट विज्ञान विभाग का भी यही हाल है, जो उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल 2,252 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है। इससे बाकी विभागों की स्थिति को हम समझ सकते हैं। इन लोगों की संख्या इतनी कम है कि 20 लाख लोगों को मच्छरों से बचाना संभव नहीं और ना ही बीमारियों से। जानकारों का कहना है कि अगर शहर को साफ सुथरा और हरा भरा बनाना है और समय पर टैक्स जमा करवाना है तो 1 लाख कर्मचारी होने चाहिए। माना जा रहा है कि तभी हैदराबाद देश में नंबर 1 बनेगा। यूनियन नेताओं की मांग है कि मौजूदा स्टाफ पर्याप्त नहीं है और सभी विभागों में नए लोगों की भर्ती की जाए। रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट जलाशय में बाढ़ का कहर जारी है। विकाराबाद और शंकरपल्ली के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण बारिश का पानी गंडीपेट जलाशय में भारी मात्रा में आ रहा है। अधिकारी 6 ट्रस्ट गेट्स को 3 फीट ऊपर उठाकर और मूसी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। क्रस्ट गेट्स को 3 फीट ऊपर उठाकर और मूसी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। मूसी नदी में भी पानी का बहाव काफी तेज है। अधिकारियों ने मूसी नदी के तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने को कहा है। गंडीपेट जलाशय का पूर्ण जल स्तर 1,790 फीट है और वर्तमान में 1,783 फीट पानी मौजूद है। नारसिंगी नगर पालिका के मंचीरेवुला गांव के लोगों को एक बार फिर अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है। नारसिंगी से मंचीरेवु की यात्रा न करने की लोगों को सलाह दी गई है। हैदराबाद के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। सरूनगर तालाब के तटीय इलाकों के नीचे कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। विवी नगर कॉलोनी निवासी बाढ़ के पानी से बेहाल है। घुटने भर पानी होने से लोगों को परेशानी हो रही है। अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। पार्षद बद्दम प्रेम ने दूध के पैकेट वितरित किए। गाजुला रामारम में भारी बारिश के चलते वोक्षित एन्क्लेव में बाढ़ का कहर जारी है। ऊपरी इलाकों में मौजूद तालाब के भर जाने से यह स्थिति बनी रहे। वोक्षित एन्क्लेव वीनस एन्क्लेव में सड़कों पर घुटने तक बाढ़ का पानी भर रहा है। इस वजह से छात्र घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अगले 2-3 दिनों में जलस्तर कम हो जाता है तो भी बाढ़ के पानी में कम होने की संभावना बनेगी। इस तालाब के अलावा 2 अन्य तालाब भी पानी से लबालब भर गए हैं। वाहन चालकों, कर्मचारियों, छात्र विशेषकर बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैदनगर कोर्ट ने रेप मामले में पूर्व सीआई नागेश्वर राव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। नागेश्वर राव की पुलिस हिरासत की अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने उससे 5 दिन तक का पूछताछ किया। एसीपी पुरुषोत्तम रेड्डी ने महिला के खिलाफ बलात्कार, अपहरण और अन्य मामलों की जांच की। पुलिस ने पीड़िता के घर के पास से इब्राहिमपट्टनम तालाब तक के दृश्य को फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा। इस घटना को अंजाम दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है। अधिवक्तों के कोटे से 6 के प्रतिस्थापनों के लिए सिफारिश की है। कॉलेजियम ने अधिवक्ता येनुगुला वेंकट वेणुगोपाल, नागेश भीमापाका, पुला कार्तिक उर्फ पी एलमंदुर, काजा शरद, श्रीनिवास राव और नामवरूप राजेश्वर राव को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने का निर्णय लिया। राष्ट्रपति को इन सिफारिशों पर अपनी सहमति देनी होती है। इस बीच न्यायमूर्ति एनवी रमना के सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने के बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 24 से बढ़कर 42 कर दी गई है। वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में 27 न्यायाधीश कार्य करता है। नए जज भी आएंगे तो जजों की संख्या 33 पहुंच जाएगी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर कई हस्तियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 1999 में पाकिस्तान में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विजय दिवस सैनिकों की वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने ट्वीट कर मातृभूमि के लिए अपना प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों को सिर झुकाकर नमन किया। उन्होंने कहा कि देश उन जवानों और उनके परिजनों का सदैव ऋणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत माता की महिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस मौके पर उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले जवानों को नमन किया। इस दिन भारतीय सेना ने 33 साल पहले नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इस सफलता के उपलक्ष्य में हमने हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया है। अब तक 20,000 से अधिक थे जो कोरोना के रिपोर्ट किए गए मामले पिछले 2 दिनों से कम हो रहे हैं। कल कोविड के मामलों की संख्या में 4,000 की कमी आई है। आज अन्य 15,000 मामलों में कमी आई है। नवीनतम देश में कोरोना का प्रसार धीमा हो रहा है। पिछले 2 दिनों में नए मामलों के दर्ज होने में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 4.26 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया, जबकि 14,830 लोगों में पॉजिटिव पाया गया। वहीं 18,159 लोग कोरोना से ठीक हुए। 36 लोगों की मौत हुई। देश में सक्रिय मामले घटकर 1,47,512 हो गए। अब तक 4,32,46,829 लोग कोरोना से ठीक हो चुके। अब तक कुल 5,26,110 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस समय देश में पॉजिटिविटी रेट 3.48%, एक्टिव रेट 0.34%, रिकवरी रेट 98, मृत्यु दर 1.20% है। अपनी एक्टिंग से ताल्लुक रखने वाली और अनोखे सब्जेक्ट्स चुनने में माहिर आलिया भट्ट प्रोड्यूसर भी बन गई है। वह शाहरुख के साथ डार्लिंग्स को प्रोड्यूस कर रही है। जसमीत के रिन ने इस फिल्म को निर्देशित किया है। 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होगी। ट्रेलर कल जारी किया गया था। उर्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। आलिया और उसकी मां शेफाली मुंबई में जीवित रहने की कोशिश करते हैं। इसी बीच विनय वर्मा उसकी जिंदगी में आ जाता है। उसकी वजह से उसे काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। हर हाल में बदला लेना चाहता है। मां एक अन्य युवक के साथ मिलकर उसे पकड़ लेती है और प्रताड़ित करती है। वह पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराती है कि उसका पति लापता है, ताकि उसे कोई शक ना हो। जांच शुरू करने में दिक्कतें आ रही और क्या वह कर पाएगी जो वह चाहती है? क्या वह पुलिस द्वारा पकड़ी जाएगी या अपने पति को सबक सिखाएगी? बाकी की कहानी है। ट्रेलर में माँ बेटी दोनों ही कुछ खतरनाक लग रही है। चूंकि शेफाली और आलिया दोनों ही अच्छे कलाकार हैं, इसलिए फिल्म को लेकर उम्मीदें हैं। हैदराबाद के जुड़वा शहरों में आज सुबह बारिश हुई। सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद बारिश शुरू हुई। लगातार सुबह 4 बजे तक बारिश होती रही। सुबह सुबह काम के लिए बाहर जाने वाले वाहन चालकों को तालाब के सामने की सड़कों के साथ गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। भाग्यनगर को एक बार फिर तेज बारिश का सामना करना पड़ा। शहर के कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। याकुतपुरा और मल्लेपल्ली में बारिश से वाहन बह गए। बेगम बाजार में बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस गया। कई जगहों पर जरूरी सामान पानी में डूब गए। कई कारों और बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। चारमीनार, बहादुरपुरा, फलकनामा, बारकास, चंद्रायनगुट्टा, सैदाबाद, मलकपेट, नारायणगुड़ा, हयातनगर में बारिश हुई। चंपापेट, संतोष नगर, चादरघाट, दिलशुख नगर, कोतापेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम समेत कई जगहों पर बारिश हुई। करीब 3 घंटे बारिश हुई। मुशर्रमबाग ब्रिज के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। इससे मुशर्रमबाग से गोलनाका की ओर यातायात ठप हो गया। मलकपेट पुल के नीचे भारी बाढ़ का पानी रुक गया है। हयातनगर में 9.2 सेंटीमीटर, हसनापुर दक्षिण में 8.8 सेंटीमीटर, अंबरपेट 8.2, सैदाबाद 8.0, बहादुरपुरा 7.8 और चारमीनार 7.5 सेंटीमीटर दर्ज किया गया।